नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, तब से कितना काम वो कर चुके हैं और क्या-क्या टारगेट अचीव करने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, 35 ए हटाया गया, अलगाववादियों को ठिकाने लगा दिया, घुस गए कहीं, पत्थरबाज गायब हो गए। आज़ादी के जो नारे लगते थे जेएनयू में, अब वो बिल्कुल एकदम सीमित हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो सुर इस तरह के उठते थे, उनको या तो मंद कर दिया गया है या लगभग खत्म कर दिया गया है, किनारे लगा दिया गया है। आतंकवाद, नक्सलवाद, इनकी लगभग कमर तोड़ दी गई है। सीमा पार से घुसपैठ मिनिमाइज कर दिया गया है। वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके जैसे संगठन बैन कर दिए गए हैं। और जब छापेमारी की गई थी, तो जो दस्तावेज बरामद हुए थे, जो पॉम्पलेट बरामद हुए थे, जो पुस्तिका बरामद हुई थी बिहार से, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की पांत में खड़ा करना चाहते हैं, और ये गजवाए हिंद का सपना देखने वाले लोग, संगठन, देशी विदेशी और खाड़ी के देशों में भी बैठी हुई जमातें, पाकिस्तान से संचालित आतंकवाद संचालित करने वाली जमातें, वो 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा बनाए हुए थे। देखिए, यहां कैसे कैसे कांड किए जाते रहे हैं। मणिपुर क्यों सुलगता है? पार्लियामेंट को क्यों बाधित किया जाता है? हर पार्लियामेंट सेशन के शुरू के 10-15 दिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों किए जाते हैं? 13-13 महीने के तथाकथित किसान आंदोलन दिल्ली में क्यों चलते हैं? चुनाव से पहले शंभू बॉर्डर पर बैठ करके जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे क्यों लगाए जाते हैं? वो खालिस्तानी तत्व और तमाम जितने भी हैं, वो क्यों सक्रिय रहते हैं? और ये कॉकरोच पिछले 5 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हैं। ये किसके द्वारा बैठाए गए हैं? ये आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में जो धरने, प्रदर्शन, नारेबाजी, अराजकता, पुलिस को, प्रशासन को, सरकारों को मजबूर करना, और फिर मानव अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का भारत में हनन हो रहा है। एक पूरा तमाशा खड़ा किया गया है भारत के खिलाफ, ताकि वो तेजी से विकास के पथ पर आगे ना बढ़ने पाए। और अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ राजनीतिक दल भी इनको सपोर्ट करते हैं, अपने राजनीतिक हितों के लिए भी, और जो फॉरेन फंडिंग होती है उसके उसकी ताल पर भी वो लोग नृत्य करते ही रहते हैं। तो अलग अलग राज्यों में जो इस तरह के संगठन हैं, जो इस तरह के राजनीतिक दल हैं, उनको अलग थलग भी किया जा रहा है। ऐसे एनजीओज और ऐसे संगठनों की पहचान भी कर ली गई है, उन पर मुश्कें कसी जा रही हैं, और जो विदेशी ताकतों की एक बहुत बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ, उनको भी विफल करने के प्रति एक प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपके सुपरिचित अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी। तो आदित्य जी को जोड़ते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदित्य जी, एफसीआरए उसको लाने की जब से तैयारी हो रही है, जब उसको पेश करने की तैयारी हो रही है, लगभग उसके सभी नियम, उपनियम, बंद, जितने भी उपबंध होते हैं, वो अब लोगों के सामने आ चुके हैं। पता है कि उसमें क्या क्या
व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, इंतजाम कर दिए गए हैं। सर्जियो गोर बुके लेकर के अमित शाह से मिलते हैं। अभी उनकी ताजा तस्वीर आ रही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से भी मुलाकात की है। अलग अलग जगह जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या तकलीफ अचानक हो गई है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, आज की जो अमेरिकी सरकार है वो अदृश्य राज्य की सरकार है, पहली बात तो। और कभी भी ऐसा हुआ नहीं पश्चिम में अदृश्य राज्य गायब हुआ हो, वही उसके सामने मुखौटा बदलता रहता है। 4 साल का इलेक्शन का ड्रामा होता है, फिर 8 साल के इलेक्शन का ड्रामा होता है, कहीं पे 5 साल के इलेक्शन का ड्रामा होता है, लेकिन काम वही चलते हैं, सबके कंटिन्यूटी रहती है। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो इनके पास कुछ गवर्नेंस करने का कुछ है ही नहीं। इनके सरकार चलाते हैं पैसा कमाने के लिए, और कुछ नहीं होता है इधर। वो तो अभी दिख रहा है लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े ऑनेस्टली दिखा रहे हैं कि मैं यही मेरा काम है, पैसा बनाना। पहली बार लोगों की आंखें खुली हैं, लेकिन 250 साल से यही चल रहा है। ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली आपको याद है? ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली में जॉन एडम्स ने साइन किया था कि अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं है। अमेरिका जो है एक ऐसा देश है जो कि सभी रिलीजन से मुक्त है। ये था, दूसरे प्रेसिडेंट थे वो, जॉर्ज वॉशिंगटन के बड़े खास मित्र। उसके बाद से 1783 से चर्च ने टिप वापस टेक ओवर कर लिया। तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बन गई कि दुनिया भर में चर्च को फैलाना। यही है। आज साउथ कोरिया क्रिश्चियन देश है, ताइवान क्रिश्चियन देश है, चीन में 45% कन्वर्जन हो चुका है, 45%। इसलिए अमेरिका डरता है चीन से। चीन अमेरिका का दुश्मन हो ही नहीं सकता, बिकॉज डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है अंदर की। जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होगी वो देश अमेरिका से compete नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आका अमेरिका में बैठे हुए हैं। अब सपोज जैसे हम कोई वृंदावन वासियों से थोड़ी लड़ सकते हैं, क्योंकि वृंदावन में बैठे हुए हैं। ऐसा होता है, हो जाता है। तो इस तरह ये लोग लॉयल्टी लोगों की बदल देते हैं, जनरेशंस की, और मेमोरी हटा देते हैं थ्रू हिस्ट्री बुक्स। तो आपने इतने सारे इंसिडेंट्स बताए, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। अब इसमें एक कॉमन फैक्टर ढूंढिए, हर जगह से एक कॉमन फैक्टर ढूंढिए। हर कॉमन फैक्टर में आपको एक ही देश मिलेगा जो भारत के अंदर गड़बड़ी फैला रहा है। उसके दूसरे दूसरे टूल्स होते हैं। ये लोग कोऑपरेट करते हैं दुश्मन के विरुद्ध। आप एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। फिलीपींस, साउथ कोरिया, चाइना तो आपको बता दिया। फिलीपींस का एग्जांपल देखिए, फिर आप देखिए इंडोनेशिया का एग्जांपल। तो इंडोनेशिया में और फिलीपींस में क्या चीज कॉमन है? एक है वेटिकन द्वारा कंट्रोल्ड, और एक है अमेरिकन जो अदृश्य राज्य है, जो चर्च का राज्य है, उसमें कंट्रोल्ड है। सो उनका एक ही प्रोग्राम है, और वो ये है कि सरकार हमारी होनी चाहिए, तो देश के संसाधनों पे हम पॉलिसी के थ्रू राज करेंगे। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कंट्रोल, पोर्ट्स कंट्रोल्ड। ये, और पोर्ट्स कंट्रोल होंगे, ट्रेड कंट्रोल में आ जाएगा। ट्रेड कंट्रोल में आ जाएगा, लोगों की आजीविका आ जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जांपल देखिए। ईस्ट इंडिया को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ के बाद 1857 के बाद तुरंत कंट्रोल कर लिया। सेम ऐसे होता है, प्राइवेट कंपनीज पहले घुसती है, सेम मॉडल चल रहा है। और आजकल तो और भी आसान हो गया थ्रू एआई, चैट जीपीटी, और जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, आप उनको सिखा रहे हैं बार बार कि मैं कैसे सोचता हूं। और आपको मालूम ही है कि एआई रूटीन्स वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करके ऐसा डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि फ्यूचर में आके पॉलिटिशियंस आपके इनके से सोचना शुरू कर देंगे। तो इन लोगों को दोस्त मानना भारतीयता पे बहुत बड़ा खतरा है। भारतीयता पे खतरा है, मतलब हमारे समाज पे बहुत खतरा है, जो सनातन धर्म के मूल्यों सिद्धांतों पर ही चलता है। और सनातन धर्म बहुत बड़ा होता है। तो ये इनका प्लान, पुराना प्लान है, अभी का प्लान नहीं है। ये मैं बहुत रिसर्च के साथ आपको बोल रहा हूँ, इनकी सारी पुस्तकें पढ़ के बोल रहा हूँ। और ये रेगुलर अमेरिकन बात करते हैं जो मीडिया में नहीं लाए जाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन क्यों नहीं किसी चर्च में जाते? उनको मालूम उनका परिवार टूट जाएगा अंदर जाके।
वो जिंदा नहीं रह पाएंगे ठीक से। तो ये स्ट्रक्चर है इनका। और आपने एग्जांपल दिया सर्जियो गोर क्यों मिल रहे हैं वहां पे जाके। देखिए अमित शाह जी ने जो अमेंडमेंट्स लेकर आए एफसीआरए में, रिलीजियस एक्टिविटीज, अमेंडमेंट तो ऑलरेडी डाल दिया उन्होंने, ऑलरेडी हो गया है, दो सेक्शंस ऑलरेडी डाल दिए हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोजेटिलाइजिंग डिफाइन करना पड़ेगा, फॉरेन पीपल जो आ रहे हैं वो डिफाइन करना पड़ेगा। 3 मेजर थिंग्स उन्होंने पिछले 2 दिन में कर दिए। तो बिफोर द अमेंडमेंट गेट्स पास्ड ये तो अभी कर दिया उन्होंने। और दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दी हैज डन। मतलब ट्रेड आप करते रहो। अब दूसरी चीज बाकी है भारत के लिए सैंक्शन पॉलिसी बनाना। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और बाकी लोग मिलके एक सैंक्शन पॉलिसी बना दें कि आपने अगर डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश करी बाय द स्टेट स्पॉन्सर, टिमोथी इनिशिएटिव में कौन था बिहाइंड? यूएस गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स मनी, $90 मिलियन, $90 मिलियन। और डेबिट कार्ड्स यूज कर रहे थे माओस। तो माओ के पीछे कौन था? चाइना नहीं था, नाम था उसका माओइस्ट। चाइना नक्सल्स के पीछे चाइना नहीं था। अर्बन नक्सल्स के पीछे कौन है? वही लोग हैं, यू नो। अब जो अभी जो कॉकरोच का आपने बात किया, कॉकरोच पार्टी का कहां से शुरू हुई, कहां से नाम आया? तो सीजीआई के कैजुअल कमेंट को उन्होंने वेपन बना दिया। चीफ जस्टिस इंडिया ने कैजुअली बोला था उन्होंने कि आप आरटीआई डालते रहेंगे, कोर्ट केसेस करते रहेंगे, उसके ऊपर केस था वो पूरा। तो उन्होंने सही बोला था कि आप, मैं कितने केसेस को देखूंगा मैं। तो आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। उनका ये मतलब था कि इतने इंपॉर्टेंट हमारे पास पेंडिंग केसेस हैं और आप उल्टा सीधे चीज आरटीआई डाल के हमारे कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि ये ओवरवेल्म करके सिस्टम को कोलैप्स करना चाहते हैं। इतने इश्यूज दिखाएंगे कि आम जनता लगेगी सरकार कुछ कर नहीं रही है। और सरकार के अचीवमेंट्स आप देखना शुरू कर दें, इस माइंड ब्लोइंग। अभी रिपब्लिक भारत में प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच थी, उन्होंने नक्सल इशू पे कितना डिटेल में बताया कि कितना एफर्ट लगता है उस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। सेलफोन टावर नहीं बनने देते थे। तो डेवलपमेंट भारत का न हो उसके पीछे कौन सा देश था? किसने फंडिंग करी? क्यों डॉलर्स में पेमेंट हो रहा है, युआन में पेमेंट नहीं हो रहा है? चाइना बेवकूफ नहीं है, चाइना डॉलर्स नहीं डालेगा। अगर हम लोग कंजूस है तो चाइना महाकंजूस है। आप चाइना जाके शॉपिंग करके देखिए। द ओनली पीपल दे डोंट लाइक इज इंडियंस, क्योंकि हम नेगोशिएट बहुत करते हैं। जैसे आपकी शक्ल देखें बोलेगा ये नेगोशिएट करेगा मेरे साथ, वो बोलेगा 200 युआन बोलेगा, आप बोलेंगे 50। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम। और आई थिंक अमित शाह जी ने नब्ज पकड़ लिए, विच आई एम वेरी हैप्पी। 15 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं, प्लस उससे भी बड़ा एफसीआरए का जो ऑलरेडी पास, मतलब उनको तो ऑफिशियल उन्होंने करना है। अब बाद में अब मेजोरिटी भी हो गई, शायद अमेंडमेंट पास भी हो जाए। इसके साथ वो ऐड कर दें सैंक्शन पॉलिसी, डन, भारत सिक्योर। इन लोगों के विरुद्ध हमको, इनको मालूम है आपसे लड़ नहीं सकते मिलिट्री। आज तक किसी भी, अभी वो तो जेडी वांस को तो कुछ पता ही नहीं है, अपना नाम भी 7 बार बदल चुका है कंफ्यूजन में। बट आज तक किसी भी अमेरिकन पॉलिटिशियन ने भारत को थ्रेटन नहीं किया। लास्ट टाइम थ्रेटन किया था निक्सन ने, और 74 में भारत के न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार थे। इस बार उनके थ्रेटन करने से पहले भारत ने 12 तो डिप्लॉय कर दिए मिसाइल्स वाले। वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो भारत की जरूरत ही नहीं न्यूक्लियर वेपन्स की, वैसे ही भारत बहुत कुछ कर सकता है। तो ना चीन के लिए जरूरत है। चीन के साथ आप देखिए रहे, अजीत डोभाल जी की, वांग की अच्छी बातें चल रही है। चीन समझ गया है क्या हुआ उसके साथ। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ही रिलीजन्स मार दिए, अब देखिए उनका देश बिक गया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपोज कर रहे हैं शी जिनपिंग को, और इतने जासूसी के इंसिडेंट्स आए। आपने देखा कितने जनरल्स फायर किए उन्होंने, कितने मेंबर्स को हटाया, पिछले प्रेसिडेंट को हटाया पोलित ब्यूरो से, क्योंकि वो भी इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, वो कू की तैयारी कर रहा था। तो लोगों ने बड़ा आपत्ति करा टीवी पे आके, अरे देखो कैसे ट्रीट करता है। वो सारा वेस्टर्न नैरेटिव था। उसने सही काम किया अपने देश के लिए। कल को मोदी जी किसी ऐसे पॉपुलर व्यक्ति को अपनी सरकार से निकालते हैं तो देश छोड़ी देर के लिए शॉक हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी को मालूम है क्यों निकाल रहे हैं। अभी चांसेस आने वाले हैं कौन कौन निकलने वाला है। सो द पॉइंट इज कि भारत ने प्रोएक्टिव स्टेप लिया है
एंड आई थिंक चाइना नाउ अंडरस्टैंड्स कि बहुत प्रोएक्टिव स्टेप है। अगर अगर भारत गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे हेनरी मैकमोहन लाइन वी डोंट रिकॉग्नाइज, काम खत्म चीन का, चेकमेट। हम लोग प्री 1935 पोजीशन चलते हैं, 1940 पोजीशन चलते हैं, तो भारतीय सेना मंगोलियन बॉर्डर पर डिप्लॉय होगी। तो ये बड़ा दिमाग वाला गेम है, वेरी गुड गेम एक्चुअली। एक्सपेक्ट नहीं आदित्य कर जी, रहा था मैं ऐसा होगा। ये बताइए आदित्य जी, ये अमेरिका कभी पन्नुओं को पालता है, उनको संरक्षण देता है। ब्रिटेन में बरसों बरस तक जगजीत सिंह चौहान बैठ करके खालिस्तानी मूवमेंट चलाते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इनको खुला संरक्षण देते हैं। वहां पर ये मंदिरों पर अटैक करते हैं, भारतीय ध्वज को जलाते हैं, कुचलते हैं। ब्रिटेन में भी हमारे भारतीय उच्चायोग से इन्होंने तिरंगा उतार करके उसका अपमान किया। वो तो जब यहाँ पर मोदी सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग से सुरक्षा दस्ते हटा लिए कुछ समय के लिए, तो इनकी समझ में आया, फिर इन लोगों ने उनकी गिरफ्तारी वगैरह का नाटक किया। तो ये सारे देश कहीं ना कहीं एक लाइन से भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे भयंकर एक्शन भारत ने किया था कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने का। दैट वाज ए गोल्डन मूव, है ना। अब मुझे लगता है शायद अमेरिका की बारी ना आ जाए, जितना वो उछल रहे हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही पकड़ा है एक्चुअली कि ये पूरे जो एंटी भारत मूवमेंट है, सिर्फ खालिस्तान ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्रिएशन है, उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान का नाम इज ए ब्रिटिश क्रिएशन, उसका वो भी भारत से संबंध नहीं है, ब्रिटेन में क्रिएट किया गया था नाम, वो 1935 रहमान करके तो कोई थे। तो ये सारे मूवमेंट्स, भारत का विभाजन, ये सारा का ओरिजिन ही स्मॉल ब्रिटेन है, छोटा ब्रिटेन बुलाता हूं मैं उसको, छोटा ब्रिटेन ही उसका ओरिजिन है। और उन्हीं की सरकारें हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया तो क्राउन के अंडर काम करती है, कनाडा क्राउन के अंडर काम करती है, किंग चार्ल्स उसको, अमेरिका को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, और न्यूजीलैंड। ये कभी भी भारत के दोष नहीं हो सकते, क्योंकि जलते बहुत हैं ये खुद तो कुछ कमा नहीं सकते हैं और खुद इलीगल लैंड्स पे बैठे हुए हैं। न्यूजीलैंड माओरी का है, ऑस्ट्रेलिया अबॉरिजिन्स का है, कनाडा नेटिव इंडिजिनस कैनेडियंस का है, और अमेरिका नेटिव अमेरिकन का है। इनका खुद का कोई लैंड ही नहीं है। और ब्रिटेन बड़ा चालाक है कि ये सारे एंटी भारत मूवमेंट्स का आप सोर्स देख लीजिए, ये आपको यही कंट्रीज मिलेंगी जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के द्वारा कंट्रोल्ड है सारे। आप वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, सबका ओरिजिन यहीं पे जाता है, सबका ओरिजिन। अब वहां के लोग भी रियलाइज करते हैं। इस समय भारत को बड़ा, अब भारत क्योंकि आगे बढ़ रहा है, वापस इनका जलन शुरू हो गया है। तो देखिए, यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया, न्यूजीलैंड ने साइन किया, कनाडा साइन कर लेगा ईयर एंड तक। अब यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक तरीके से इनको बंद जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इधर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, भारत मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब इसके ऊपर आप तड़का डाल दें एंटी सेसेशनिस्ट मूवमेंट या इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ऑफ दीज कंट्रीज पे सैंक्शंस, ये सारे देश एग्रीमेंट्स के थ्रू दब जाएंगे। ये लड़ नहीं सकते, सेनाओं से नहीं लड़ सकते कोई भी, दे कैनॉट फाइट, दे डोंट वांट टू फाइट। कनाडा का तो मिलिट्री चीफ ही शायद एक इंडियन ओरिजिन है, सिख है कोई। तो द पॉइंट इज कि ये जो सिचुएशन बिल्टअप की जा रही है, आपने पन्नू का नाम लिया और इन सब का, ये सारे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं। कनाडा में बंद होता है, फिर इसको मिलता है इधर वीजा, फिर आपने देखा दलजीत दोसांझ जी के इवेंट में खालिस्तानी लेके भागा वहां पे, फिर दलजीत को पता लगा कि भाई भारत में बैन हो जाएगा। सो ऑल दिस, ऐसा नहीं कि ठीक है सिख हमारे भाई बहन है, सिखों का सनातन धर्म से बड़ा अटूट संबंध है, उसको तोड़ नहीं सकता कोई, वो टूटेगा भी नहीं कभी भी। गुरु नानक देव के पिताजी, गुरु गोविंद सिंह, महाराज रंजीत सिंह, ये सब हमारे गुरु हैं, और इन्होंने जो काम किया अभूतपूर्व है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महाराज रंजीत सिंह ने लाहौर के जामा मस्जिद में जूता घर बनाया था, ये नहीं भूलना चाहिए किसी को, है ना। तो द पॉइंट इज, ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि भारत इनके विरुद्ध कोई एक्शंस नहीं लेता।
और वो अमित शाह ने कर दिया FCRA के थ्रू। ये तो शुरुआत है, ये तो जस्ट शुरुआत है। अभी देखिए जिस तरह भारत की नौसेना बढ़ रही है, ये सब डरे हुए हैं और भारत और रूस की दोस्ती से और भी ज्यादा चिढ़े हुए हैं। और अब चाइना भी भारत के साथ आ रहा है, RIC प्रपोज कर रहा है, बढ़िया बातें कर रहा है, अच्छे एग्रीमेंट्स दे रहा है भारत के साथ। ओनली थिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रॉब्लम है कि वो बॉर्डर को रिजॉल्व नहीं करना चाहते ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ दीज गाइज। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है सबको याद होना चाहिए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये वेस्टर्न क्रिएशन है, इसका चाइना के लोग ही नहीं पसंद करते इनको। इन्होंने चाइनीज को जेल में डाला हुआ एक तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए। एंड विद द एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन कल्चर और हिंदू में वापस आना चीन में, वो चेंज होगा। और मेरे हिसाब से उसका संबंध भारत पे बहुत पड़ने वाला है कि भारत और चीन की दोस्ती नेचुरल होगी कल्चरल बेसिस पे, और देन इट विल बी चेंज। एक और मैं आपको बात बता दूं, जैसे कि लोग बोलते हैं हाउस ऑफ 300 या फिर क्राउन काउंसिल या फिर चैटम हाउस, ये सारे टूल्स हैं एम्पायर के। और एक अभी मीटिंग हुई थी अमेरिका में, एक ग्रुप है, इसका नाम मैं भूल गया। अभी फीफा का मैचेस चल रहे हैं अमेरिका में, उसके पीछे कुछ और मीटिंग्स चल रही हैं अदृश्य राज्य की। सो द कंट्री इज वेटिंग फॉर ए बिग सरप्राइज बाय August 17। आपको भी यूट्यूब का वो आ गया होगा, मॉनेटरी एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, सो यू विल ऑल्सो हैव रिसीव द नोटिस। तो क्यों हो रहा है चेंज, क्या चेंज हो रहा है? और सबसे पहले तो गूगल को ही पता लगता है, उसको बिजनेस चलाना है। तो अभी जून शुरू हुआ है, जुलाई अगस्त के उसका ऑलरेडी पता लग गया है। सो मैनी चेंजेस कमिंग। और FCRA का जैसे एनफोर्स करता है इंडिया, आप देखेंगे सबकी आवाज बदलने वाली है। जैसे मोदी जी ने बोला 1000 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, यही है इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन इंटरफेरेंस इन इंडिया। 2-3 घटनाओं का जिक्र मैं करना चाहूंगा। मार्को रूबियो का कलकत्ता में लैंड करना दिल्ली के बजाय, तमिलनाडु और केरल में जो कुछ चल रहा है वो सबके सामने है। किस तरीके से वहां बड़े पैमाने पर ईसाइयत को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और जोसेफ विजय मुख्यमंत्री बना तो सर्जियो गोर बुके लेकर के उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हो रहा है। तो ऐसे में ये US एड पर अंकुश लगाना, जॉर्ज सोरोस जैसों पर अंकुश लगाना, ये परेशान कर रहा है इन सारी ताकतों को और अमेरिका को भी। बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, पंजाब जो है अमेरिकन चर्च का प्रोजेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिकन चर्च का प्रोजेक्ट है, तमिलनाडु केरल वेटिकन का प्रोजेक्ट है। तो वेटिकन का प्रोजेक्ट ये अनफिनिश्ड एजेंडा है वेटिकन का। केरल साउथ इंडिया वेटिकन के प्रोजेक्ट्स हैं, पंजाब अमेरिकन प्रोजेक्ट है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बॉर्डर स्टेट में कन्वर्जन करना क्या क्या उसको दिखाता है, और इंटरनली फूट डालना, क्योंकि बाहर से नहीं तोड़ सकते, अंदर से तोड़ सकते हैं। और सर्जियो गोर के मूवमेंट पे तो नजर होनी चाहिए, होगी भी, अगर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो होगी भी। सर्जियो गोर, मैंने पिछले शो में मजाक में बताया था कि रशियन जू एंड ए कैथोलिक कन्वर्टेड टू कैथोलिसिज्म, ये इम्पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है अगर मैं रिलीजन का डिवीजन देखूं तो ये तो प्योरली एक सेंटकॉम की स्ट्रेटेजी है कि अगर हमको भारत पे जीतना है तो हमको बाहर से कमज़ोर करना पड़ेगा। अगर आप ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखते हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कोऑपरेटिंग विद अमेरिका थ्रू पाकिस्तान अगेंस्ट भारत, ये भी एक नैरेटिव है। और ये भी स्ट्रॉन्ग इसके कनेक्शंस देखते हैं, जैसे C-039A क्लास सबमरीन सप्लाई करना पाकिस्तान को, बे ऑफ बंगाल में पेट्रोलिंग करना, जहाँ पे सेंट मार्टिन्स आइलैंड में ऑलरेडी अमेरिकन शिप डिप्लॉयड है, आ गया वहाँ पे। तो सेंट मार्टिन्स आइलैंड में कुछ तो लगाया होगा उन्होंने, रडार्स लगाए होंगे,
श्रीलंका में सैटेलाइट कम्युनिकेशन देना अमेरिका का, दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स। क्या भारत अमेरिका मैक्सिको को सप्लाई कर रहा है सैटेलाइट कॉम्स? क्या भारत क्यूबा को सप्लाई कर रहा है सैटेलाइट कॉम्स? तो व्हाई आर दे डूइंग इट? तो कहीं ना कहीं ये रेसिप्रोसिटी पे डालना चाहिए। ठीक है, आपके एम्बेसडर मिल रहे हैं तो हमारे एम्बेसडर मिलेंगे भारत के सारे नेटिव अमेरिकन चीफ को। आज से शुरू कर देंगे राउंड्स लगाना, एंड लेट्स सी वो क्या होता है। अमेरिका में आग लग जाएगी। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, बताओ हमको ह्यूमन राइट्स ऑफ नेटिव कैनेडियंस, ह्यूमन राइट्स ऑफ अबॉरिजिन्स, ह्यूमन राइट्स ऑफ माओरीज, ह्यूमन राइट्स ऑफ नेटिव अमेरिकन्स, क्या हुआ उनका? कहाँ गए उनकी पूजा स्थली? क्यों गायब हो गए वो? तो ये रेसिप्रोसिटी कहीं पे लानी पड़ेगी फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि लेक्चर सुन सुन के और इनके एक्शंस तो और भी खतरनाक। आपने पंजाब की बात करी, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जितने भी वहाँ पे पास्टर्स हैं, अब वो सब एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं, एंटी हिंदू बात करना, ये बात करना सिख जो होते हैं हिंदुओं से कनेक्टेड नहीं होते, उन पे नरूला करके एक है बहुत बड़ा वहाँ पे पास्टर। अब क्यों नहीं उन पे कंट्रोल है? तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एफसीआरए चेक्स होने चाहिए। कौन डोनेशन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है? कनाडा से आ रहा है। आपने शुरुआत में बोला था फार्मर्स प्रोटेस्ट तो सीधा संबंधी उसका यूएस एड से था, और यूएस एड तो डायरेक्टली यूएस स्टेट एजेंसी है, स्टेट डिपार्टमेंट की एजेंसी है। यूएससीआरएफ स्टेट डिपार्टमेंट की एजेंसी है। तो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा पर तो अमेरिका बना है, किसी को भूलना नहीं चाहिए। 1923 में हिंदुओं पर बैन लगाया था अमेरिका ने, 1923 में, बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि कहीं इंडियंस नॉट टेक ओवर अमेरिका, 1923 में। आप सोचिए अमेरिका ने आजादी दी 1776 में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉब्लम अमेरिकन प्रॉब्लम कैसे बन गई? दैट मीन्स अमेरिका कभी आजाद था ही नहीं। बिल्कुल। सो ये तो जो एक्शंस अमित शाह जी ले रहे हैं, इट हैज रैटल्ड देम, टोटली रैटल्ड देम। आदित्य जी, क्या हम माने कि डोभाल साहब, जयशंकर जी जब से मोदी साहब की किचन कैबिनेट में शामिल हुए हैं, तब से मोदी जी जो वास्तविक और असली खतरा है उसको भांप गए, और यूएस को एक तरीके से बता भी दिया गया कि भाई हम लोगों को लल्लू मत समझो और पाकिस्तान समझने की भी भूल मत करो। जैसे वो लुटनिक के, नवारों के, बेसेंट के, इन जोकरों के जो बयान आए थे बीच में, जिस तरह के इन्होंने जिस तरह की थ्रेट देने की कोशिश की थी कि मोदी माफी भी मांगेंगे और 2 महीने के भीतर वार्ता की टेबल पर भी आकर के बैठेंगे। मतलब वो ये कह रहे थे कि भारत तो अमेरिका के सामने और ट्रंप के सामने नाक भी रगड़ेगा एफटीए कराने के लिए। ये उनकी टोन थी कुल मिलाकर के, जो एक टिपिकल अमेरिकन की होती है। और ऊपर से जले पर नमक छिड़कने वाले एक्शन, आसिम मुनीर और पाकिस्तान को हद से ज्यादा सिर पर चढ़ाना और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बनाना, ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट थे जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये फैसला कर लिया कि अब आप सिर भी पटक लेंगे तो भी हमारा भरोसा नहीं जीत सकते। जब भी कोई इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा करे, उसका अर्थ ये होता है कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका, हिंदी कहावत है। तो अब देखिए मोदी जी के एक्शंस, पहली बात उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो तो जबरदस्त एक्शन था एक। दूसरा, आप अभी ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, शायद ट्रेड डील की टर्म्स भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। ओके, जिस दिन ये टर्म्स फाइनलाइज होंगी, हो सकता है जुलाई के एंड में हो जाए, उसके बाद अमेरिका वापस इस तरह का ड्रामा शुरू करने वाला है जोर शोर से। ट्रंप वापस बदलने वाले हैं अगस्त 17 के बाद या अगस्त 17 से पहले। वापस वो वही ड्रामा शुरू करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि बकवास करके लोग प्रेशर में आ जाते हैं। उनको लगता है कि भारत जो है थोड़ा सा ऊंची बात करेंगे तो जैसे बिहाइंड द सीन्स तो जो मोदी से पहले प्रधानमंत्री थे सब दब जाते थे, एक्सेप्ट अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री, बाकी लोग दब जाते थे।
बिहाइंड द सीन, क्योंकि अमित जब ये लोग पर्सनली बात करते हैं किसी मीटिंग में, बड़े बदतमीजी से बात करते हैं, फिर उसमें उंगली उठाई जाएगी, कठोर भाषा में बात की जाएगी, क्योंकि ये जनता को नहीं कंट्रोल कर सकते, इनको कंट्रोल करना है लीडर्स को। और ये मोदी, शाह, डोभाल जी, जयशंकर जी और जो उनके कैबिनेट बाकी मिनिस्टर्स हैं, इसमें से सबसे ज्यादा इनको डर लगता है अमित शाह जी से। और उससे मतलब मोदी जी तो सबके, क्योंकि मोदी जी को जिस तरह इनको मैनेज करते हैं वो जबरदस्त तरीके से मैनेज करते हैं। कुछ देते नहीं है लेकिन मीठे मीठे बात करते हैं। अमित शाह जी को आपने देखा होगा, FCRA का जैसे ही नोटिफिकेशन उन्होंने इश्यू किया, 2 दिन पहले इनको पता लग गया अमेरिकन एम्बेसी को, तुरंत बुके लेके पहुंच गए। द पूरा अमेरिकन स्ट्रेटेजी इज बिल्ट ऑन डेमोग्राफिक चेंज। अमेरिका के 2 मेन एक्सपोर्ट्स हैं, या 3 बोलूंगा। एक तो है US डॉलर, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा है डेमोक्रेसी। तीसरा है इनका रिलीजन। जिनका 3 एक्सपोर्ट्स हैं मेन, जिसके थ्रू पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं, और इसी के लिए युद्ध करते हैं वो। सिर्फ इन 3 चीजों के लिए युद्ध करते हैं वो। डेमोक्रेसी पे बहाना बनाएंगे, आक्रमण कर देंगे, ह्यूमन राइट्स इन डेंजर। फिर आपका रिलीजियस कन्वर्जन पे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर लड़ाई करेंगे, अटैक कर देंगे। तीसरा US डॉलर आप बंद करेंगे तो लड़ाई कर देंगे। ओके, ये 3 इनकी दुखती रग है, और इस पे ही अमेरिका चलता है। बाकी सारी जो सिम्टम्स है, पेट्रोलियम, ये सब सिम्टम्स है बाकी सारे। सो मोदी जी ने इन तीनों पे किया। अब देखिए, डेमोक्रेसी बोला कि वी आर द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, है ना। दूसरा, चर्च, भारत सनातन देश है। कल उन्होंने धर्म की बात करी, रिपब्लिक, उसमें चौथी बार करी है। चौथी बार के 2019 के बाद चौथी बार करी है। 1000 ईयर प्लान चौथी बार बोला है ना। सबसे पहले NDTV में बोला था 2019 में। कंसिस्टेंट पॉलिसी 12 साल की, और वापस बोल दिया कल उन्होंने रिपब्लिक TV समिट में। और तीसरा जो रग है इनका, डेमोक्रेसी, डॉलर, और डॉलर के ऊपर शिंजो एबे को मरवा दिया गया बिकॉज उन्होंने डी डॉलराइजेशन टर्म इंट्रोड्यूस किया, और क्योंकि उनको पहले से मालूम था ये क्या करने वाले। अब डी डॉलराइजेशन अमेरिका इंडिया की पॉलिसी नहीं है, बिकॉज भारत को ट्रेड तो करना ही, इनके साथ तो डॉलर करना ही पड़ेगा, तो वाई विल दे डू डी डॉलराइजेशन का बात करेंगे। लेकिन ये प्लान इनका खुद का है, और बाकी कंट्रीज जो इसमें आगे बढ़ेंगी उन पे ऊपर ये बोलेंगे हमारे डॉलर, कोई खुद का प्लान है, ब्लेम किसी और को करना है। आज डॉलर की आप वैल्यू देखिए कि इट कैन ओनली बाय 40% वर्थ इट्स वैल्यू। अमेरिका के अंदर बात करो, जैसे $1 में आपको एक पानी की बोतल नहीं मिलती आधा लीटर की, उसका कीमत कितना होता है, अराउंड 95 रुपीज, 96 में भी, या जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है। उसमें आप क्या क्या नहीं खरीद सकते भारत में। तो सोचिए कि क्या वैल्यू है एक्चुअल डॉलर की अमेरिका के अंदर, दुनिया को पता नहीं है क्या। तो पानी के बोतल की अगर उसकी वैल्यू नहीं है, तो व्हाई शुड आई सेल यू अ क्रेट ऑफ वाटर। तो चाइना ने अपनी करेंसी फिक्स कर दी है 7 युआन टू $1। दैट्स वाई फॉरेन करेंसी उनके पास ज्यादा पहुंचती है, लेकिन उनका दाम कम है, तो दे मेक मोर प्रॉफिट। तो ये गेम है, और भारत उसी तरफ चल रहा है। मुझे लगता है कि भारत भी, RBI भी तंग आ जाएगा इनके गेम देखते देखते। पंपिंग डॉलर, रिमूविंग डॉलर, बोलेगा कि भाई एनफ ऑफ योर गेम, क्योंकि हमारी करेंसी तो चेंज नहीं हो रही, आपका एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ तो जो 30 रुपये में पहले मिलता था वो 30 रुपये में आज भी मिलता है। तो ये एक्सचेंज रेट का गेम है पूरा, कन्वर्जन, और जैसे ही ये फिक्स हो जाएगा, आई थिंक प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। आई थिंक उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तीनों एक्सपोर्ट्स को कम किया जा रहा है। डेमोक्रेसी का लेक्चर नहीं सुनना आपसे, हमको, आपका, आपके, और फिर तो ये सब तीनों कंट्रोल किया जा रहा है एक तरीके से। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोशनी डालने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। आदित्य जी का चैनल है सत्योलॉजी, उसको भी सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। और आखिरी निवेदन, इस वीडियो के नीचे आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप अलग अलग अखबारों में छपने वाले मेरे लेखों के लिंक, इसके अलावा
एक्स पर, ट्विटर पर जो मेरे कमेंट हैं वो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आने वाली मेरी पोस्ट वगैरह को एक ही जगह देखना चाहते हैं, तो इस लिंक पर जाएँ और मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें। वहाँ सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। नमस्कार।